सबसे पहले तो एक खुशखबरी ये है कि अध्यक्षीय भाषण निरस्त किया जाता है। समय का संकट ही नहीं है, जानकारी और सोच का भी संकट है। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो इस रिपोर्ट का ऑपरेशनल पार्ट है, हमारे संविधान में क्या परिवर्तन किया जाए, तो भाई प्रशांत भूषण जी उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल भेजा है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाज लगे कि जिनको जो काम दिया गया वो कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने पूरा किया है। और इस समय नौजवानों को ये भरोसा करना चाहिए, प्रशांत जी भी करीब 70 साल के हो रहे हैं, कि आपके साथ जो वादा करेगी आपकी अगली पीढ़ी वो पूरा करेगी हर दम तक। सवाल आपके सोच का है, आपके आगे बढ़ने का है। तो जो अभी तक की बातें आई हैं इसका हम 3 दिन 5 दिन सघन संवाद के लिए रखेंगे। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जैसे लोग बहुत सहज तरीके से और बहुत फैशन के साथ, क्योंकि इनकी बनाई इमारत थी जो बिगड़ रही है, सोच था, सपना था। और दूसरी तरफ नई पीढ़ी के लोग हैं, ये रविता जैसे लोग या नदी मनपुन जैसे लोग, जो देख रहे हैं कि चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है और करें क्या, कैसे करें। न न्यायपालिका साथ आती है, न कार्यपालिका, और राजनीतिज्ञों का तो कहना ही क्या है। ऐसे में कुछ बुनियादी कदम उठाने पड़ेंगे। उन बुनियादी कदम में राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी बात है, जो जैसा सिद्धू साहब ने 1948 से ये वादा था, सोच था, लेकिन हम फिसलते चले गए। तो जो बिल है उसमें इसका जो उद्देश्य है, 1 पेज का बिल है। उद्देश्य है कि भारत एक लोक हितकारी राज्य है और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व है उसका धारा 21 आर्टिकल 21 उसने ये इसका किस सर्वोच्च न्यायालय ने विश्लेषण करते हुए कहा है कि ये एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। हमारी धारा 21 उसकी बुनियाद पर हम, जिसमें बेरोजगार रहना या रोजगार का न होना किसी भी व्यक्ति के सम्मान के साथ बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। बेरोजगार व्यक्ति सम्मान के साथ जी नहीं पाता है। इसीलिए इस बिल का आधार वही धारा 21 रहेगी। कोई हम लोग नई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान यानी इस देश के निर्माताओं ने जो सपना देखा था, उसमें से जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करना है इस बिल के जरिए। इसमें पहला इसका हिस्सा रहेगा, इसे हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट, रोजगार का अधिकार विधेयक कहेंगे। हर नागरिक को जो 21 साल और 60 साल के बीच का है उसको रोजगार का, आजीविका का कम से कम न्यूनतम मेहनताना मिनिमम वेजेस के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए हर राज्य सरकार एक जिला रोजगार अधिकारी नियुक्त करे जो उस क्षेत्र के निवासी नागरिकों का एक रजिस्टर रखे जिनको कि रोजगार की तलाश या जरूरत है। ये रजिस्ट्रेशन सीधे सीधे दरखास्त के जरिए और वर्चुअल तरीके से भी किया जा सकता है। इसकी चौथी धारा है कि जिला रोजगार अधिकारी 3 महीने के अंदर, निवेदन के 3 महीने के अंदर या तो रोजगार का इंतजाम करेगा, क्या करेगी, और या उनको बेरोजगारी का भत्ता देने का प्रावधान रहेगा। और ये भी है कि वो उचित रोजगार का प्रबंध करके 50 किलोमीटर के दायरे में, जो प्रोफेसर मेहरोत्रा ने भी कहा, क्लस्टर अप्रोच, जो भरोसा में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर जो काम मिले वो घर के आसपास मिले, तभी वो प्रासंगिक और उपयोगी रहेगा। फिर इसकी 5वीं धारा है कि अगर जिला रोजगार अधिकारी 3 महीने के अंदर रोजगार नहीं कर पाता तो राज्य सरकार एक बेरोजगारी भत्ता जो कि मिनिमम वेजेस का कम से कम आधा आधार पर होगा। फिर 6वां सेक्शन है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड टू एनी पर्सन अंडर द स्कीम विल बी ट्रांसफरेबल विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पर्सन। द एम्प्लॉयमेंट हाउएवर विल बी सब्जेक्ट टू द नॉर्मल डिसिप्लिनरी कंडीशंस एंड रूल्स फॉर सच एम्प्लॉयमेंट। वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होगी, उसका श्रमिक का भी अनुशासन रहेगा। ऐसा नहीं है कि
जैसे आजकल है ना कि ऑटो तो चलाते हैं दिल्ली में और हमारा नाम खाते में चढ़ता रहता है मनरेगा में, और फिर मुखिया जी बुला करके आने जाने किराया भी देते हैं दामाद की तरह से, कहते हैं आधा तुम्हारा आधा हमारा, हम भी खुश वो भी खुश, भारत माता की जय। तो ये मनरेगा का जो भ्रष्टाचार है उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। इसका सातवां वो है कि इसके लिए जो जरूरी कोष होगा वो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। फिर आठवां, इससे हमको लगता है कि राज्य सरकारें तो खुशी होंगी, ममता बनर्जी कहेंगी कि जब हमको न हिंग क्या है न नून लगे न हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाएगा। तो ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, केसीआर और कौन कौन है वो सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि केंद्र सरकार को भी जब झटका देना है तो क्यों नहीं एक धक्का और दो। इसके बाद आठवां है कि एक सालाना सोशल ऑडिट होगा जिले के स्तर पर, कि जो रोजगार दिया जाएगा इसका सामाजिक संदर्भ क्या है, इसमें जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं है, और कहीं ये सब कागज में तो रोजगार नहीं है, गड्ढा खोद रहे हैं कागज में, गड्ढा पाट रहे हैं कागज में। इसका एनुअल सोशल ऑडिट होगा जिससे इसकी मर्यादा बनी रहे। और इसी तरह से एक इसकी 9वीं धारा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक रूल्स फॉर द इफेक्चुएशन ऑफ द स्कीम ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द रूल्स ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। तो ये एक बिल का ड्राफ्ट है। हम लोग एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अलग तरह के नायक थे। वो समस्या को पैदा नहीं करते थे और न समस्या को पकाते थे, वो समस्या को देखते थे और उसको सुलझाने का उपाय करते थे, और उसके लिए वो विशेषज्ञों को बुलाते थे। तो खुद ही कहते थे कि हमको भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम, तो आओ प्रोफेसर जैसे तारकुंडे आ जाओ, प्रोफेसर वी जॉन आ जाओ। लेकिन जयप्रकाश जी के समय में कई कारणों से रोजगार के अधिकार को लेकर के कोई नागरिक आयोग नहीं बन पाया। तो आज जो अरुण कुमार, प्रशांत भूषण, अनुपम, बबीता, हिरेमठ की कमेटी में और उसमें विशाल पांडे जी, कई 6-7 लोग थे जो काम किया है, जयप्रकाश जी का एक अधूरा सपना पूरा किया। अब हमारे पास एक समस्या का अध्ययन है, उसका समाधान है। और समाधान क्या है कि जो जीडीपी है, सालाना जो हमारी आमदनी है वो है करीब करीब 2 लाख। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, यही बात खत्म कर देंगे। हमारी सालाना संपत्ति जो हम पैदा करते हैं वो 2,70,270 लाख करोड़ है। ये भारत मामूली ये कोई चूचू का मुरब्बा नहीं है, सिंगापुर, हांगकांग। 270 लाख करोड़ की हमारे पास संपदा पैदा होती है हमारे श्रमजीवियों की मदद से। उसमें से हमको कुल 13.5 लाख करोड़ चाहिए। 270 लाख करोड़ में से 13.5 लाख करोड़। और संतोष भाई हमको ठीक से समझाएंगे। इसका मतलब है कि 5 साल के अंदर अगर राष्ट्रीय सकल संपदा का कुल 1% हम रोजगार के लिए लगाएंगे तो भारत का ये जो 28 करोड़ बेरोजगार आदमी औरत है जो छिप के रहता है, आप किसी से पूछिए क्या कर रहे हो आज गुरु, कोई नहीं कहेगा, हम भी नहीं कहेंगे बेरोजगार। अरे खुमचा लगाई जाएगा। और तू क्या करते हो? एक जगह काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कितना मिलता है पूछने का ना हमको मन करता है, उसको बताने की हिम्मत रहती है। ऐसे जो छिपे बेरोजगार हैं, जो अपनी लाज बचाने के लिए, सामाजिक सम्मान बचाने के लिए झूठ में जी रहे हैं, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, उन सब की संख्या कुल मिला के 28 करोड़ है। और जैसा कहा सिद्धू साहब ने कि लगभग 60 करोड़ लोग, 1 अरब 30 करोड़ में से 60 करोड़ लोग श्रमजीवी हैं 18 से 59 या 60 साल की उम्र पर। उसमें से 60 करोड़ तो श्रम शक्ति का हिस्सा है, 60 में से 28 करोड़ लगभग बेरोजगार हैं। देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ये हाथ अगर काम करने का अवसर पाएंगे, जाने क्या क्या कर डालेंगे। क्यों आप ऐसा करते हैं? इसलिए ऐसा करते हैं कि देश में जो 6000 बड़ी कंपनियां हैं, 6000 बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए मुंह मांगे मजदूरी पर लोग मिलते रहे। इसके तुलना में 6 लाख छोटी फैक्ट्रियां और उद्योग केंद्र हैं, 6 लाख। उनके बारे में कोई नीति नहीं, उनके बारे में कोई पूंजी नहीं, उनके बारे में कोई प्रोत्साहन नहीं है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है, कुछ लोग कहते हैं
कि ये गांधी वाले पीछे जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी पर चलना चाहते हैं। हम तो बुलेट ट्रेन में ले जाएंगे भाई, और बैलगाड़ी पर गांधी जी नहीं चलना चाहते, आगे जाना चाहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जो श्रम प्रधान तो होगी लेकिन उसकी उत्पादकता बढ़ती रहे। इसीलिए गांधी जी का शुरू तो किया वो तकली से और आए अंबर चरखा तक। अंबर चरखा और तकली की यात्रा गांधी की टेक्नोलॉजी की तरक्की की यात्रा। और इसीलिए अरुण कुमार ने ये भी लिखा इस रिपोर्ट में, और ये अनुपम, कविता, प्रशांत भूषण और विशाल पांडे ने, कि टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पूंजी लगाने की जरूरत है। जो बात कहना चाहते थे प्रोफेसर मेहरोत्रा, हम लोगों ने समय के कारण उनके साथ अन्याय किया। वो ये भी बताना चाहते थे कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे गैर जिम्मेदार और भारत के नेता सबसे लापरवाह लोग हैं इस समय। भारत अकेला देश है 75 साल में पहली बार, 8 साल से सरकार चल रही है, उसमें 4 बार शिक्षा मंत्री आए हो गए। क्या शिक्षा का इंतजाम है, क्या शोध का इंतजाम है? आप खाली भीख का कटोरा लेके घूमने वाला देश नहीं बना रहे हैं हमको। ज्ञान के लिए भी हम लोग दुनिया भर में घूमेंगे कि हमको जरा गणित सिखाओ, विज्ञान सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, समाज विज्ञान सिखाओ। तो ये समय बहुत उत्साह का है। एक बात मैं जरूर कहूंगा नौजवानों से कि भाई आप लोग थोड़ा सा चिड़िया की आंख वाला अर्जुन बनने की कोशिश करिए। जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, उसके बाद बहुत सारे नौजवानों का मन था कुछ करने का, लेकिन अब क्या करें नौजवान, 10 तरह की समस्याएं रहती हैं, फिर भी टिके खड़े हुए। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जो एक बात हम लोगों को सिखाई कि एकाग्र चित्त बनो, एक जगह लक्ष्य बनाओ, छोटा लक्ष्य लेकिन उसको हासिल करो, फिर आगे बढ़ो। यही विवेकानंद ने भी कहा था कि लक्ष्य तय करो, प्रयास करो, हासिल करो, आगे बढ़ो। तो विवेकानंद से लेकर जयप्रकाश नारायण की जो परंपरा है, उसकी ही सिखामन हम आप नौजवानों को देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इस योजना में जो अरुण कुमार ने बनाई है, हमको तो रोजगार मिलने वाला नहीं, तो होगा तो आपका भला और नहीं होगा तो आपका बुरा। बुजुर्गों की पीढ़ी खाली गपबाजी के लिए तो मिल जाएगी, अस्तित्व का सवाल आपका है और आपको चिड़िया की आंख देखनी है, रोजगार की लड़ाई लड़नी है। और रोजगार की लड़ाई का एक समाधान जो सिद्धू साहब ने पिछले 70 साल के अनुभव के आधार पर कहा कि 48 में कहा गया था कि रोजगार का अधिकार बुनियादी अधिकार होगा, लेकिन बना नहीं। तो जब बुनियादी जिम्मेदारी में नहीं आ जाएगी सरकार, तो सरकारें उस काम को नहीं करेंगी। बहुत से लोग आज भी इस बात के लिए सहमत नहीं है कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट का अधिकार के लिए BA पास होना जरूरी था। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में, बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में सभी मर्द औरत को 21 साल से ऊपर वाले को, खासतौर पर औरतों को वोट का अधिकार दे दिया, अनपढ़ चाहे पोस्ट ग्रेजुएट, तो कहा ये तो लोकतंत्र सड़ा हुआ लोकतंत्र निकलेगा। लेकिन हमारा लोकतंत्र बहुत देशों से बेहतर निकला। ऐसे ही जब रोजगार के अधिकार की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि होगा कैसे। मेरा चूंकि थोड़ा ज्यादा लंबा अनुभव है राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, जैसे ही वो प्यादा से फर्दी हुए, यानी पैदल बिहारी से गगन बिहारी हुए, यानी विधायक और सांसद हुए, उनकी भाषा बदल जाती थी। आनंद जी किताब में लिखा है समाजवाद जमाना पूंजीवाद का है। तुम हमको पढ़ाओगे गुरु, हम बनारस में पढ़े, JNU में पढ़े, जाने कहाँ पढ़े, हमको मत पढ़ाओ। तुम जो भाषा पढ़ रहे हो आजकल नई विद्या, वो सत्ता की विद्या है। और उसके बाद 6 महीना, साल भर, कोई 5 साल बाद फिर पैदल बिहारी हो गए और फिर मिले यहाँ वहाँ पटना में, बनारस में, और तब कहते हैं बड़ी गलती हो गई, मौका तो हाथ छूट गया। तो ये सोच का सवाल है। कोई कहता है गिलास आधा भरा है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है। हम कह रहे हैं गिलास आधा खाली है। लोकतंत्र में खतरा बेरोजगारी के कारण है। जो नदीम ने कहा कि 500 रुपया दीजिए, हम गुंडे करने को तैयार है। आदमी को मारना है, औरत को मारना है, दलित को मारना है, बामन को मारना है, मुसलमान को मारना है, हमको तो 500 रुपये से मतलब। ये इटली में हुआ, ये जर्मनी में हुआ, ये इमरजेंसी में भी हुआ था। बैठे हुए राय जी पूछिएगा तो गुंडे कहां से आ गए? तो अपने ही बच्चे थे, बेरोजगार थे, उनको दे दिया यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप और लगे जगह जगह गुंडे करने। कनाट प्लेस से लेके पटना के गोलघर तक चंदा वसूलने लगे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। कल उनको यूथ कांग्रेस करते थे, आज उनको विद्यार्थी परिषद करते हैं। खाली अपना लेवल बदल दिया, कल कुछ और कहेंगे
बंगाल में कुछ और करते होंगे, तृणमूल परिषद करते होंगे। बेरोजगारी से ज्यादा खतरनाक चरित्रहीनता का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसकी कुल समस्या अस्तित्व की है। मैं आपको इस पहले सत्र के सुंदर संचालन में मदन जी को धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ा खतरनाक सत्र था। शुरू होना था 10 बजे, तो कुछ देर तो हम लोग बारिश का बहाना करते रह गए, यार पानी बरस नहीं जाता था। फिर हम लोग खरामा अरे 10 बजे है तो 10:30 बजे, 11:30 बजे सत्र शुरू हुआ। सबसे खतरनाक खराब बात यह कि प्रोफेसर अरुण कुमार जी को आशंका है कि गंभीर समस्या हो गई, तो तुरंत अरुण जी ने जिम्मेदारी के नाते फोन किया। ऐसे ही कल रात को प्रशांत भूषण ने ये ड्राफ्ट बिल और अपना नोट बना के भेजा। आज प्रशांत भूषण का 6 मुकदमा लगा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में, 6 मुकदमा लगा हुआ। अरुण कुमार अस्पताल में है, अनुपम कल रात को अहमदाबाद से है, बबीता कल या परसों हरियाणा से आई है। चारों तरफ से हम लोग दबाव में हैं। इसलिए जो लोग आज इसमें सद्भावना के साथ आए, उनसे 2 बातें मैं कहूँगा। थोड़ा अपना समय देने के बारे में सोचिए, अपने जिला के स्तर पर, अपने राज्य के स्तर पर, और थोड़ा साधन भी देने के बारे में सोचिए। साधन देने के बारे में सोचने का मतलब ये कि आज घर से कुछ पैसा लेके आया हूँ, तो उसमें से आधा 2 तिहाई 3 चौथाई इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए दीजिए। क्योंकि इस कमरे का आजकल किराया कितना आपको मालूम है? मैं आपको 3 अनुमान देता हूँ। 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 40,000 रुपया, इसका किराया 40,000 रुपया। ये जो खाना अभी हम तो खाने जा रहे हैं, कितना है थाली का ये नहीं बताएंगे। ये शुरू से जब इनको जयप्रकाश जी ने वाहिनी का संयोजन बना, तभी से इस बारे में मुंह चोरवा है। ये कुछ बताते नहीं कितना खर्चा लगेगा, नाम भरोसे चलता है। हाँ, 300 रुपया थाली, कितना? 350। तो भाई कम से कम अपनी रोटी का पैसा जमा कर दीजिएगा, तो थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कारवां चल निकला है। ये लड़कों की टीम यहाँ बैठी है, बिहार का 39 जिलों को नाप दिया। यहाँ जो लोग बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के नेता, 5,000 अध्यापक अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे हरियाणा, ऐसे उत्तर प्रदेश, ऐसे बिहार, ऐसे आसाम, ऐसे महाराष्ट्र, ऐसे गुजरात, चारों तरफ इसमें करवट लिया जा रहा है। मौसम बदल रहा है, खाली हम लोगों को अपना काम गंभीरता से करना है। और जो जिक्र हुआ, ये 2 या 3 या 5 दिन का देश बचाओ के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। एक अध्ययन शिविर होगा। ये बहुत खराब बीमारी है, लेकिन इसकी आसान दवा नहीं है। इस बीमारी को समझना पड़ेगा, समझ लेंगे तो दवा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।